गुड मॉर्निंग एवरीवन। कीटों का आर्थिक महत्व टॉपिक लेते हैं और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है वो डिस्कस करते हैं। इन्हीं पॉइंट से आप लोगों को बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो कीटों के आर्थिक महत्व में हम सबसे पहला आर्थिक महत्व का कीट लेते हैं, रेशम कीट। रेशम कीट पालन को हम सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। सबसे पहले आप ये याद रखेंगे, रेशम कीट बॉम्बिक्स मोराई कहा जाता है, जिसे हम मलबेरी सिल्क मोथ भी कहते हैं, क्योंकि सबसे अच्छी रेशम इसी कीट से प्राप्त होती है। और भी बहुत सारे कीट होते हैं जिनसे रेशम उत्पादित की जाती है, लेकिन सबसे अच्छी रेशम उत्पादन करने वाला जो कीट है वो बॉम्बिक्स मोराई है, जिसे मलबेरी सिल्क मोथ कहेंगे, क्योंकि ये शहतूत के पत्तों को खाता है, मलबेरी के पत्तों को खाता है। इसका गण पूछा जाता है तो उसका गण आप लिखेंगे लेपिडोप्टेरा। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर आप देखेंगे कुछ मोथ जो रेशम उत्पादन में काम में लिए जाते हैं, उनके कॉमन नाम आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो टसर सिल्क मोथ, इसे हम एंथेरिया पेफिया कहेंगे, बिल्कुल आप याद रखेंगे। मुगा सिल्क मोथ एंथेरिया असमांसिस इसे कहते हैं। ओक सिल्क मोथ एंथेरिया पैरनी इसे हम बोलेंगे। देव मूंगा सिल्क मोथ थायोपेलिया रिलीजियोसी इसे हम कहते हैं। जाइंट सिल्क वॉर्म अटेकस एल्टस कहेंगे। ओक सिल्क क्रमी अटेकस रेचिनिया फ्लोसिमिया रेसनी इसे हम बोलेंगे। तो यहाँ से आप लोगों को मिलान करने वाला प्रश्न दिया जा सकता है। रेशम की खोज सर्वप्रथम चीन में हुई, ये आप ध्यान रखेंगे। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। बॉम्बिक्स मोराई बॉम्बिसिडी कुल का प्राणी है, बिल्कुल बॉम्बिक्स मोराई का कुल भी आप ध्यान रखेंगे। रेशम कीट पालन हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले पत्तों की किस्म शहतूत होती है, यानी शहतूत के पत्ते बॉम्बिक्स मोराई खाता है। रेशम कीट की रेशम ग्रंथियां रूपांतरित लार ग्रंथियां होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रूपांतरित लार ग्रंथियां, इसी से रेशम उत्पादन किया जाता है। रेशम कीट के कैटरपिलर द्वारा अपने चारों ओर बुना गया घेरा कोकून कहलाता है। शहतूत के अलावा रेशम कीट हेतु प्रयुक्त की जा रही पादप की पत्तियां अरंडी की पत्तियां है, जिसे हम एरीकल्चर के नाम से जानेंगे, ये भी आप ध्यान देंगे। और राजस्थान में बीकानेर में एरीकल्चर उद्योग को बढ़ावा दिया गया है। इसके अलावा राजस्थान में जोधपुर बांसवाड़ा में भी रेशम उत्पादन किया जाता है। फ्लोसामिया रेसिनी नामक कीट का कुल सेटर्निडी है, यानी बॉम्बिक्स मोराई का कुल बॉम्बिसिडी है, वो आपको ध्यान रखना है। बाकी बचे जितने भी उपयोगित रेशम कीट है उनका कुल सेटर्निडी हो जाएगा। अरंड की पत्तियों का भक्षण कर रेशम उत्पादन फ्लोसीमिया रेसिनी के द्वारा किया जाता है। तो अरंड की पत्तियों का भक्षण जो है वो फ्लोसामिया रेसिनी करता है। वयस्क बॉम्बिक्स मोराई का रंग श्वेत पीले रंग का होता है। रेशम कीट का लार्वा कैटरपिलर कहलाता है। रेशम कीट के लार्वा में निर्मोचन जो होता है 4 बार होता है। रेशम कीट लार्वा अवस्था में रेशम का उत्पादन करता है। आगे हम और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। कोकून से रेशम प्राप्त करने हेतु प्रथम क्रिया जो की जाती है उसे हम स्टिफलिंग बोलेंगे। और स्टिफलिंग क्रिया में सबसे पहले कोकून को गर्म जल में डाल दिया जाता है या अधिक ताप पर ओवन में रख दिया जाता है और उसे मार दिया जाता है। इसे हम स्टिफलिंग की क्रिया बोलेंगे, जो कि रेशम प्राप्त करने में सबसे प्रथम क्रिया है। उत्तम प्रकृति के कोकून से कितने मीटर रेशम धागा प्राप्त होता है? तो आप बताएंगे 1000 से 1500 मीटर रेशम धागा प्राप्त होता है उत्तम प्रकृति के कोकून से। तैयार रेशम को हम फाइबर रेशम के नाम से जानते हैं। रेशम कीट के बीज या अंडे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर संग्रहित करके रखे जाते हैं। रेशम कीट के वक्ष पर 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। सर्वप्रथम क्वांगटी की महारानी लोतजू ने धागों के रूप में सिल्क की खोज की थी। ये सारे प्रश्न आए हुए हैं स्टूडेंट्स, तो आप अच्छे से इन्हें प्रैक्टिस करेंगे। लेफ्राई नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम 1905 में दिल्ली में पूसा इंस्टीट्यूट में सिल्क शलभ पर प्रयोग प्रारंभ किए थे। लेफ्राई का नाम आप याद रखेंगे, भारत में इन्होंने ही सबसे पहले सिल्क मोथ पर एक्सपेरिमेंट चालू किए। रेशम कीट की वह प्रजाति जिससे प्रतिवर्ष केवल एक ही फसल प्राप्त होती है उसको यूनिवोल्टाइन हम कहेंगे। 2 हो जाती तो बाईवोल्टाइन हम बोलते हैं, और ज़्यादा हो जाती है तो मल्टीवोल्टाइन उसे हम कहेंगे। सिल्क कृमियों के प्रजनन हेतु उपयोग में लाई जाने वाली जगह मकबाना कहलाती है। सेरिसिन नामक पदार्थ रेशम के धागों को जोड़े रखता है, यानी रेशम के धागे आपस में सेरिसिन नामक पदार्थ से जुड़े रहते हैं। टूटे हुए कोकून से प्राप्त रेशम स्पन सिल्क कहलाता है, स्पन सिल्क। कोकून से 12 से 13 दिनों के उपरांत निकलने वाले जीव को हम प्रोड या इमेगो कहते हैं। बॉम्बिक्स मोराई के लार्वा की लार ग्रंथियों से स्त्रावित तरल
स्पिनरेट नलिका से बाहर निकलता है। एक नलिका होती है जिसे हम स्पिनरेट कहेंगे, उससे तरल पदार्थ बाहर निकलता है। रेशम कीट की मादा एक बार में 400 से 500 अंडे देती है। रेशम कीट के अंडे शहतूत के पत्ते की ऊपरी सतह पर दिए जाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेशम कीट के अंडों से स्फोटन हेतु 10 दिन का समय लिया जाता है, यानी 10 दिन में अंडे स्फोटित हो जाते हैं। रेशम बुनने हेतु 5वीं अवस्था के कैटरपिलर को कतई थाल में स्थानांतरित किया जाता है, यानी 5वीं अवस्था का जो कैटरपिलर होता है उसे हम कथाई थाल में स्थानांतरित करते हैं। एक ट्रे होती है जिसमें स्थानांतरित कर दिया जाता है। आगे हम लाख कल्चर या लेग कल्चर की बात करते हैं। लाख कीट का जो गण हो जाएगा वो आपका हेमिप्टेरा हो जाएगा। विश्व में भारत देश सर्वाधिक लाख उत्पादन करता है। नर लाख कीटों के एंटीना में लगभग 10 खंड पाए जाते हैं। मादा लाख कीट एक बार में 200 से 500 अंडे देती है। वृंदन या स्वार्मिंग के समय निम्फ, जिसे हम अर्भक भी कहते हैं, के गुदी भाग पर पाए जाने वाले धब्बे का रंग पीला हो जाता है। लाख के कणीय स्वरूप को बीज लाख या सीड लाख हम कहेंगे। बेर व पलाश पादपों पर प्राप्त कुसुमिक लाख सर्वोच्च प्रकार की होती है और ढाक लाख जो है वो सबसे निम्न कोटि की होती है। अब जो किस्में हैं लाख की, वहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। रागिनी और कुसुमी आप याद रखेंगे। रागिनी को भी 2 किस्मों में बांटा जा सकता है, कार्तिक और बैसाखी, और इनका शस्य कर्तन काल या हार्वेस्टिंग पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्तिक को अक्टूबर से नवंबर में हार्वेस्ट किया जाता है। बैसाखी को मई से जून में हार्वेस्ट किया जाता है। कुसुमी के फिर से 2 किस्में हैं कुसुमों की, जेठी और अगानी। जेठी को जून से जुलाई में प्राप्त किया जाता है और अगानी को जनवरी से फरवरी में प्राप्त किया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। कपड़े से छानने के बाद कपड़े में रह गए लाख के अशुद्ध रूप को कीरी लाख हम बोलेंगे। लाख कीट कुल लेसिफेरिडे कुल का प्राणी है। नर लाख कीट के उधर भाग में 8 खंड पाए जाते हैं। लाख कीट की देह पर 3 जोड़ी टांगे व 1 जोड़ी पंख होते हैं। अंडों के स्फोटन के बाद जब प्रथम स्टार निम्फ एक साथ झुंडों में निकलते हैं तो इस प्रक्रिया को वृंदन या स्वार्मिंग हम कहेंगे। लाख कीट के कायांतरण के फलस्वरूप 30% तो नर बनते हैं, मेल बनते हैं, और 70% मादाएं उत्पन्न होती है। लाख के रासायनिक संगठन में सर्वाधिक मात्रा में रेजिन पाया जाता है। जो लाख है वो मुख्य रूप से रेजिन का बना हुआ होता है। पोषक पादपों की वह शाखा जो अंडों के साथ लाख से भी युक्त होती है ब्रूड लाख शाखा कहलाती है। आगे हम एपीकल्चर की बात करते हैं, मधुमक्खी पालन की। एपिस इंडिका जो भारत में सबसे ज़्यादा पाली जाने वाली प्रजाति है, इसका गण हाइमेनोप्टेरा हो जाएगा। भारत में मुख्य रूप से 4 स्पीसीज मिलती है। एपिस डोरसेटा, जिसको रॉक बी, सारंग या बोम्बोरा बी भी हम बोलते हैं, कॉमन नाम आप याद रखेंगे। इसे जाइंट हनी बी भी बोला जाता है, वृहद मधुमक्खी भी इसे कहा जाता है। ये सबसे गुस्सेल मधुमक्खी है और इसे पालना असंभव है। एपिस इंडिका की बात करें तो इंडियन मोना भी होती है, ये शांत स्वभाव की होती है और आसानी से इसे पाला जा सकता है। एपिस फ्लोरिया लिटिल बी के नाम से इसे हम जानेंगे। भृंगा मधुमक्खी भी इसे बोलते हैं। इसका शहद सबसे मीठा होता है। डरपोक किस्म की होती है और डंक नहीं मारने वाली मधुमक्खी है। एपिस मेलिफेरा की हम बात करें तो ये यूरोपियन बी है, भारतीय मोना बी जैसी होती है। इसके एक छत्ते से 9 से 10 गुना अधिक शहद प्राप्त किया जा सकता है और ये भी डरपोक किस्म की आसानी से पाले जाने वाली प्रजाति है। मकरंद व परागकण संग्रह का कार्य करने वाले जो होते हैं वो श्रमिक मधुमक्खी होते हैं, यानी श्रमिक मधुमक्खी मकरंद व परागकण का संग्रह करती है। प्रवासन करने वाली हनी बी सारंग या एपिस डोरसेटा है। मधुमक्खी पालन की इकाई एपियरी कहलाती है। छत्ते में रहने वाले प्रभेदों में अधिक लंबा जीवन काल रानी मधुमक्खी का होता है। मधुमक्खी के छत्ते पर 2 द्वार होते हैं। 2 द्वार कर लेना, 2 द्वार होते हैं। अमेरिकी वैज्ञानिक लैंगस्ट्रोथ ने सर्वप्रथम कृत्रिम छत्ता विकसित किया था। मधुमक्खी का कृत्रिम छत्ता अमेरिकी वैज्ञानिक लैंगस्ट्रोथ ने बनाया था। शहद का घनत्व 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1.5 to 9 होता है। कृत्रिम छत्ते से फूलों के क्षेत्र की दूरी लगभग आधा मील होनी चाहिए। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्लिस्टर बीटल यह कैंथ्रेडिन ऑयल का उत्पादन करता है और इस तेल के उपयोग से बाल गिरते नहीं हैं। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। ल्यूसीलिया और फोर्मिया के लार्वा से अस्थियों के घावों का उपचार किया जाता है। टीनिया, टीनियोला और ट्राइकोफेगा कपड़ों को काटकर नष्ट करते हैं। गलीचा बीटल, जिसे हम एंथ्रिनस कहेंगे, गलीचों को काट कर खराब कर देता है। सिल्वर फिश लेपिस्मा व पुस्तक जू लाइपोस्केलिस किताबों व पुरानी पांडुलिपियों को नष्ट कर देती है। मनुष्य में खटमल प्रत्यावर्ती ज्वर या रिलैप्सिंग फीवर उत्पन्न करता है। मनुष्य में टाइफस ज्वर का वाहक पेडिकुलस या जू कीट होता है। पीत ज्वर का वाहक एडीज इजिप्टाई होता है और उसी से डेंगू भी होता है। डेंगू का जो अर्बो वायरस है वो एडीज इजिप्टाई ही फैलाता है, मॉस्किटो। आटे का नाशक कीट ट्राइबोलियम होता है। ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम संग्रहित अनाज का नाशक कीट है। कैलोसोब्रुकस चने, मूंग, मोठ का नाशक कीट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से कीटों का आर्थिक महत्व हमारा खत्म हो जाता है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ से काफ़ी मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।